जय हिंद दोस्तों पेश है आज इंटरमीडिएट के भौतिक विज्ञान का ये मॉडल पेपर जो 2023 में आने वाला है। तो दोस्तों बहुत ही उपयोगी ये मॉडल पेपर है आपका। आप बने रहें हमारे इस वीडियो के साथ और अपनी जो है पूरी छाप बनाए रखें। और देखिए तो ये भौतिक विज्ञान का आपका प्रश्न पत्र दिखाया जा रहा है। इसमें भौतिक विज्ञान समय 3 घंटे आपको है। प्रारंभ में निर्देश दिए गए हैं कि क्या क्या आपको देना है, क्या क्या आपको सावधानी बरतनी है, क्योंकि परीक्षा से पहले अगर आपको सावधानी नहीं मालूम है तो भी दिक्कत है। कितने क्वेश्चन कितने नंबर का है ये आपको ध्यान देना बहुत ज़रूरी है बच्चों। यहाँ पर ये चीज़ ध्यान देना है कि अगर आपका लघुत्तरीय प्रश्न है तो उसको उतने ही कम समय में लिखना है। लघुत्तरीय, अति लघुत्तरीय, दीर्घोत्तरीय, तो आपको समय का मैनेज रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैनेजमेंट अगर आप नहीं कर पाएंगे समय का तो आपका अगर समय ज़ाया हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी। इसलिए आप प्रश्न पत्र को हल करते समय आप ये भी ध्यान रखें कि कौन सा ये क्वेश्चन हम कर रहे हैं। कम समय वाला में सबसे कम समय लगाएं, टिक मार्का में टिक लगाएं, बहुत ज़्यादा समय ना जाया करें और पूरे होश और हवास से और अपने नियम संयम से पेपर को हल करें, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलते हैं, आज पेश है आज का ये पहला पेपर खंड आ से। खंड आ से आ गया आपका क्वेश्चन। देखिए ये है खंड आ का पहला क्वेश्चन आ गया। ये ऑब्जेक्टिव है, इसमें से एक सही आपको विकल्प चुनने हैं। इसमें से सही विकल्प चुन करके आपको अपनी उत्तर पुस्तिका पे लिखना है। क्वेश्चन है, जब घर्षण से किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उस वस्तु का भार या द्रव्यमान क्या होगा? सदैव बढ़ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन आपको सही है ये आपको दिखाना है। तो ऑप्शन है इसमें थोड़ा सा बढ़ जाएगा, थोड़ा बढ़ या घट जाता है। तो ऑप्शन आपका सी सही है, ये का सी सही है आपका। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, एक अकेली झुर्री के विवर्तन में जिसकी चौड़ाई ई है तथा प्रकाश की तरंगदैर्घ्य लैम्डा है, मुख्य उच्चिष्ट एवं उत्तिष्ट एवं प्रथम निम्निष्ट के बीच कोणीय दूरी थीटा का मान होगा। ये आपको ज्ञात करना है। तो इसमें ये मान होगा आपका लैम्डा बाई ई, यानी पहला ऑप्शन आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, एक बैटरी जिसका वैद्युत वाहक बल 5 वोल्ट तथा आंतरिक प्रतिरोध 2 ओम है, एक बैटरी प्रतिरोध से जुड़ी हुई है। यदि परिपथ में धारा 0.4 एम्पियर हो तो बैटरी में टर्मिनल वोल्टता आपको ज्ञात करनी है। तो बैटरी की टर्मिनल वोल्टता होगी आपकी, ये ऑप्शन सही है, 4.2। 50 हर्ट्ज आवृत्ति वाले प्रत्यावर्ती धारा को शून्य से अधिकतम मान तक पहुंचने में लगा समय क्या होगा? तो इसमें अधिकतम लगा समय आपका बी ऑप्शन सही होगा, 0.005 सेकंड लगेगा। किसी धातु का कार्यफलन निर्भर करता है, किसी धातु का कार्यफलन निर्भर करता है, ये आपको बताना है। तो कार्यफलन किस पर निर्भर करता है? ये ऑप्शन है आपका ये सी, धातु एवं उसके पृष्ठ की प्रकृति पर। इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन युग्म बनाते हैं जब, कब बनाते हैं? जब नाभिक द्वारा गामा किरण अवशोषित होती है। ये सही है आपका, ठीक है। तो ये तो रहा आपका विकल्पित। अब आपको खंड बा की ओर ले चलते हैं। चलिए खंड बा पर आगे अगला खंड बा नंबर 1 क्वेश्चन है। इसमें किस प्रकार के लेंस का एक पृष्ठ समतल तथा दूसरा पृष्ठ उत्तल होता है? आपको बताना है कि किस प्रकार के लेंस का एक पृष्ठ समतल होगा तो दूसरा पृष्ठ उत्तल होगा। देखिए यह है समोत्तल लेंस। उत्तर देखिए आपका क्या है, समोत्तल लेंस। समोत्तल लेंस का एक पृष्ठ समतल तथा दूसरा पृष्ठ उत्तल होगा। क्लियर? चलिए क्वेश्चन को क्लियर करते रहें और ज़्यादा हो सके तो आप अपने क्वेश्चन पेपर के साथ में रहें।
अगला क्वेश्चन आपके साथ आ गया, नाभिकीय रिएक्टर में कौन सी घटना होती है। नाभिकीय रिएक्टर में कौन सी घटना होती है, तो आप जानते हैं कि नाभिकीय रिएक्टर में कौन सी घटना होती है, विखंडन घटना, यानी विखंडन की घटना होती है। नाभिकीय रिएक्टर में कौन सी घटना होती है, नाभिकीय विखंडन की घटना होती है। अगला क्वेश्चन देखिए आपके आ गया स्क्रीन पर। तीसरा क्वेश्चन है, फोटॉन की ऊर्जा तथा संवेग में संबंध लिखिए। फोटॉन की ऊर्जा तथा संवेग में संबंध आपको दर्शाने हैं कि फोटॉन की ऊर्जा तथा संवेग में संबंध। तो देखिए संवेग में संबंध P बराबर होता है E/c, जहाँ E ऊर्जा तथा c प्रकाश का निर्वात में वेग है। अगला क्वेश्चन देखिए, चौथा आ गया, यदि प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में शुद्ध धारिता को संधारित्र से जोड़ दिया जाए तो धारा तथा वोल्टता के बीच विभवांतर कितना होगा। तो देखिए, शुद्ध धारिता वाले प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में धारा वोल्टता से 90 डिग्री अर्थात π/2 अग्रगामी होता है। अगला क्वेश्चन है, विशिष्ट प्रतिरोध अगला क्वेश्चन पूछ रहा था कि विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है। तो देखिए, क्वेश्चन आपको नहीं आ पाया तो इसका क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन था ये, उत्तर दे दिया गया कि विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या है। तो विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक है ओम मीटर या ओम सेंटीमीटर, तथा इसका जो विमेय सूत्र है वो है mL3T−3 और ये -2। ठीक है, तो विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या है आपका, ये है। तो विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक है ओम मीटर। ये पूछ रहा है कि विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या है, तो इसका विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक है ओम मीटर और विमेय सूत्र ये है आपका। अगला क्वेश्चन है आपका ये, क्यों आवेश तथा यू वेग से गति करता है, इसके कारण r दूरी पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र बताना है आपको। तो सूत्र B बराबर ये होता है μ0/4π × Q r/r³। अगला क्वेश्चन है, आ गया अब क्वेश्चन है इसका पहला क्वेश्चन, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में प्रेरण प्रतिघात एवं धारितीय प्रतिघात का अर्थ स्पष्ट कीजिए, दिष्ट धारा के लिए इसका मान बताइए। तो प्रेरण प्रतिघात का देखिए, प्रेरण प्रतिघात प्रत्यावर्ती धारा में प्रवाह में प्रेरक द्वारा किए गए अवरोध को प्रेरण प्रतिघात कहते हैं। इसे XL से प्रदर्शित करते हैं। प्रेरण प्रतिघात XL बराबर 2πfL, जहाँ F धारा की आवृत्ति तथा L कुंडली का प्रेरकत्व है। दिष्ट धारा के XL का मान क्या होता है, 0 होता है। और धारितीय परिघात देखिए, प्रत्यावर्ती धारा के प्रवाह में संधारित्र तथा लगाए गए अवरोध धारिता के प्रतिघात कहते हैं। इसे XE से प्रदर्शित करते हैं। किसे, XE से प्रदर्शित करते हैं। धारितीय परिघात XC बराबर XC प्रदर्शित करते हैं। ये XC बराबर क्या होता है, 1/ωc। ठीक है, दिष्ट धारा के लिए XC का मान ओमेगा 0 होने के कारण अनंत होता है। अगला क्वेश्चन आ गया, किसी पृष्ठ का कार्यफलन 25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, इसकी देहली आवृत्ति का मान क्या होगा। इसकी देहली आवृत्ति का मान आपको ज्ञात करना है। ये देखिए, तो W बराबर 2.5, देखिए इसमें आपको दिखाया गया था, ये 2.5 है, सॉरी माफ़ कीजिएगा, 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए W बराबर क्या है, 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। प्रांगण नियतांक H का मान इतना है। देहली आवृत्ति आपको सूत्र रख देना है, तो ये आपको कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा, 0.606 × 10⁻15 हर्ट्ज। दो तरंगें जिनकी तीव्रताओं का अनुपात 9:1 है व्यतिकरण उत्पन्न कर रही हैं, और व्यतिकरण प्रतिरूप में अधिकतम एवं न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात क्या होगा। दिया है तरंगों का तीव्रता का अनुपात कितना है, 9:1, यानी तरंग की तीव्रता I प्रोपोर्शनल E²। तो I1 धन I2, I1/I2 बराबर
I1 स्क्वायर बट्टे I2 स्क्वायर, मतलब A1 स्क्वायर बट्टे A2 स्क्वायर, और इसका मान कितना है 9/1। ये देखिए, तो इसके बाद कितना हो जाएगा 3/1। अब ये 1 बराबर 3 और ये 2 बराबर ये, इन तीव्रताओं का अनुपात आप लेकर के आप इसे कैलकुलेट कर देंगे। ये मान आपका 4/1 आएगा। 4 एकम 4, 4 चौक 16, यानी 4:1। ये क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित परिपथ के लिए सत्य सारणी आपको ध्यान देना है। ये गेट आपको देखना है, तो आपको सारणी इसके गेट के लिए देखना है। तो देखिए, परिपथ में प्रथम गेट और नार गेट होगा, जिसके अंतर्गत नाट गेट में निवेशी बना गया है, जिसका निर्गत वाई है। तो ये है। ठीक है, ये गेट आपको ध्यान में रखना है। यह सारणी आर गेट की सारणी को प्रदर्शित करता है, अर्थात यह आर गेट की भांति व्यवहार करता है। ठीक है, देखिए अथवा करके लिखा है, संधि डायोड के विभव प्राचीर से क्या तात्पर्य है, या पीएन संधि डायोड पर औसतन विभव प्राचीर का मान आपको दिखाना है। तो देखिए, ये इसका आंसर है कि कोटर पर इलेक्ट्रॉन के विसरण के कारण पीएन संधि पर बनी अवक्षय परत के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर को विभव प्राचीर कहते हैं, और पीएन संधि पर औसतन विभव प्राचीर का मान 0.5 वोल्ट होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, द खंड आ गया। एक वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु से 40 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है, जबकि एक लेंस को इसके ठीक बीच में रखा जाता है, तब लेंस की क्षमता आपको ज्ञात करनी है। तो दिया है वस्तु की दूरी आपको कितना दिया है, यू बराबर -20 सेंटीमीटर, प्रतिबिंब की दूरी V = 20 सेंटीमीटर। वी नो दैट 1/f = 1/b - 1/u, आप रख देंगे सूत्र। तो इसका मान कितना है 1/f बराबर 1/b। तो आपका देखिए माइनस माइनस के यहाँ क्या हो जाएगा प्लस, तो 1/f बराबर 1 + 1/20, 20 का तो 20 ही हो जाएगा। ठीक है, तो 1 2 2/20 हो जाएगा। 1/f बराबर क्या हो जाएगा 2/20। ठीक है, तो 2 एकम 2 2 दहम, यहाँ पर देखिए 2 एकम 2 और 2 दहम 20, 1/10 हुआ। अब 1/f बराबर क्या है 1/10, तो f बराबर 10 सेंटीमीटर होगा, है ना। तो ये हो जाएगा आपका कितना 10 सेंटीमीटर, या 10 सेंटीमीटर को अगर आप मीटर में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा 0.1 मीटर। अब लेंस की क्षमता आपको ज्ञात करनी है, P बराबर, तो P बराबर कितना होता है 1/f, तो 1/f f का मान मीटर में होगा 0.1। अब देखिए इसको कैलकुलेट कर लेंगे आप, तो 1/f तो 1/0.1 है आपका, ये 0.1। तो इस दशमलव को हटाएंगे तो यहाँ 0 बढ़ा देंगे, तो ये हो जाएगा 10/1 बराबर 10 डायोप्टर। कितना हो जाएगा 10 डायोप्टर। क्लियर। अगला क्वेश्चन है, तरंगों के संपोषी तथा विनाशी व्यक्तीकरण के लिए आवश्यक शर्तें बताइए। संपोषी व्यतिकरण के लिए आवश्यक शर्तें, अध्यारोपण से प्राप्त व्यतिकरण प्रारूप के परिणामी तीव्रता I बराबर I1 I2 प्लस 2 √ I1 I2 cos फाई से स्पष्ट है कि किसी बिंदु पर संपोषी व्यतिकरण अर्थात अधिक तीव्रता के लिए cos थीटा = +1। तो cos यहाँ पर फाई = 2πm, तो फाई बराबर 0 2π 4π, या m बराबर 1 2 3 0 1 2 3, परंतु डेल्टा फाइव = क्या होता है 2π/λ × πx और डेल्टा x, जहाँ डेल्टा x पथांतर एवं लैम्डा तरंगदैर्ध्य है। तो दोनों
तरंगों के बीच पथांतर क्या होगा, डेल्टा एक्स इक्वल टू लैम्डा बाई 2π/5, ये मान रखेंगे। ये अर्थात संपोषी व्यक्तीकरण के आवश्यक है कि दोनों तरंगों के बीच कालांतर शून्य अथवा पाई का समगुणक होना चाहिए, अर्थात तरंगे एक ही कला में अध्यारोपित होनी चाहिए। दोनों तरंगों के बीच पथांतर शून्य तथा अथवा तरंगदैर्घ्य लैम्डा का पूर्ण गुणक होना चाहिए। विनाशी व्यक्तीकरण के लिए आवश्यक शर्तें, अध्यारोपण से प्राप्त व्यक्तीकरण प्रारूप की परिणामी तीव्रता के सूत्र, आप सूत्र रखेंगे। इससे स्पष्ट है कि किसी बिंदु पर विनाशी व्यतिकरण अर्थात न्यूनतम तीव्रता के लिए cos थीटा इक्वल टू -1, आप यहाँ पर ये सूत्र रखेंगे। ये देखिए कलांतर। अतः विनाशी व्यतिकरण के आवश्यक है कि दो तरंगों के बीच कलांतर कितना होना चाहिए, पाई का विषम गुणक होना चाहिए, अर्थात तरंगे विपरीत कला में अध्यारोपित होनी चाहिए। दोनों तरंगों के बीच पथांतर अर्ध तरंग दैर्घ्य का विषम गुणक होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, यदि नाभिक के अंदर बंधित व न्यूक्लियनों को एक दूसरे से अलग कर दिया जाए तो उनके द्रव्यमानों का योग नाभिक के द्रव्यमान की अपेक्षा अधिक होता है। द्रव्यमान में यह अंतर कहाँ से आया है, संक्षिप्त में वर्णन करिए। तो देखिए, नाभिक के कुल द्रव्यमान उसमें उपस्थित न्यूक्लियन अर्थात प्रोटॉन न्यूट्रॉन के द्रव्यमानों के योग के बराबर होना चाहिए, परंतु नाभिक का वास्तविक द्रव्यमान उसके उपस्थित प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन के योग से कुछ कम होता है। इस प्रकार नाभिक की रचना में अर्थात नाभिक के निर्माण के समय द्रव्यमानों के इस अंतर को द्रव्यमान क्षति कहते हैं। न्यूक्लियनों को उनके मूल नाभिक से अलग करने के लिए इतनी ही ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। अगला क्वेश्चन है, एक लंबाई L की धातु की क्षण ओमेगा कोणीय आवृत्ति से अपने एक सिरे के प्रत्यय घूम रहा है। चुंबकीय क्षेत्र B क्षण के घूर्णन अक्ष के समांतर आरोपित है। क्षण के सिरों के बीच उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल ज्ञात कीजिए। यदि क्षण का प्रतिरोध R हो तो उसमें प्रेरित धारा क्या होगी, ये आपसे पूछ रहा है। तो देखिए, ये है आंसर। माना यह लंबाई की क्षण अपने एक सिरे वो के प्रत्यय ओमेगा कोणीय वेग से चुंबकीय क्षेत्र B के क्षेत्र में लंबवत तल में घूर्णन कर रहा। माना घूमती हुई क्षण की किसी क्षण स्थित क्यों है, यह dt समांतराल में d थीटा कोण घूमकर P स्थिति में आ जाता है। अतः dt समांतराल में क्षण द्वारा घूमा गया क्षेत्रफल dA बराबर हाफ क्षण की लंबाई गुणे Q से P तक की दूरी बराबर ये हो जाएगा हाफ L d थीटा इक्वल टू 1/2 L स्क्वायर d थीटा। तो क्षेत्र में परिवर्तन ये आपका ये हो जाएगा dA बाई dt इक्वल टू हाफ L स्क्वायर d थीटा बाई dt। परंतु यहाँ जब d थीटा और dt इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओमेगा होगा, तो dA बटे dt इक्वल टू हाफ L स्क्वायर ओमेगा। तो क्षण से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स फाई बराबर आप जानते हैं BA होता है। अतः क्षण के घूमने के कारण बद्ध से चुंबकीय फ्लक्स का मान आपका ये होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एक लंबाई की धातु की क्षण ओमेगा कोणीय आवृत्ति से अपने सिरे के प्रत्यय घूर्णन कर रही है। चुंबकीय क्षेत्र B क्षण के घूर्णन अक्ष के समांतर आरोपित है। क्षण के सिरों के बीच प्रेरित विद्युत वाहक बल ज्ञात करना है। यदि क्षण का प्रतिरोध R है तो उसमें धारा क्या होगी। ये देखिए, पृथ्वी का एक बहुत बड़ा चालक है। पृथ्वी एक बहुत बड़ा चालक है। पृथ्वी को कुछ आवेश देने पर, पृथ्वी से कुछ आवेश लेने पर पृथ्वी में कोई विशेष परिवर्तन नहीं होता है। हम किसी चालक के विभव का माप पृथ्वी के विभव को शून्य मानकर करते हैं। पृथ्वी को कुछ आवेश देने पर तथा पृथ्वी से कुछ आवेश लेने पर पृथ्वी के विषय में कोई भी परिवर्तन नहीं आता है। अतः हम पृथ्वी के विभव का मान क्या लेते हैं, शून्य लेते हैं।
अगला क्वेश्चन है कि वैद्युत संबंधी किरचॉफ के दोनों नियमों का वर्णन करिए। तो दोनों नियम आ गया। देखिए किरचॉफ का धारा नियम, इस नियम के अनुसार किसी परिपथ में संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। ठीक है, बताया गया कि बिंदु से जाने वाली तथा बिंदु की ओर आने वाली समस्त रेखाओं का क्या होता है, बीजगणितीय योग शून्य होता है। और दूसरा लूप नियम क्या है, किसी परिपथ में प्रत्येक बंद भाग में विभिन्न खंडों में बहने वाली धारा तथा संगत धारा का प्रतिरोध के गुणनफलों के बीजगणितीय योग उस भाग में लेने वाले विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। ये है दूसरा नियम। ठीक है, तो ये है पहला नियम आपका ऊपर वाला, ये पहला नियम है और ये है आपका दूसरा नियम। ठीक है, तो दोनों नियम आपको बता दिए गए। अगला है, किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज घटक का मान 0.5 10⁻⁴ टेस्ला, नमन कोण 45 अंश, ऊर्ध्वाधर काट का मान आपको ज्ञात करने हैं। तो ये देखिए नमन कोण tan थीटा इक्वल टू VB/VH। तो थीटा का मान कितना है, 45 अंश। तो आप 45 रख देंगे, 45 का मान यहाँ पर 1 मान हो जाएगा। तो ये रख देंगे, बी बराबर क्या हो जाएगा, बी बराबर होगा 0.5 × 10⁻⁴ टेस्ला। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन है, श्रेणी क्रम में संयोजित 3 संधारित्रों की धारिता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। तो जब संधारित्र की पहली प्लेट को बैटरी के धन टर्मिनल से तथा बैटरी की दूसरे संधारित्र को पहले प्लेट की दूसरे संधारित्र की दूसरी प्लेट को तीसरे संधारित्र की पहली प्लेट से तथा इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए अंतिम संधारित्र की दूसरी प्लेट को बैटरी के ऋण टर्मिनल से जोड़ते हैं तो संयोजन क्रम श्रेणी क्रम का संयोजन कहलाता है। ये है आपका श्रेणी क्रम का संयोजन। ठीक है, संधारित्र 3 संधारित्रों में इसमें धारिताएं कौन कौन सी हैं, C1 C2 C3 है। बी बोल्ट की बैटरी के साथ श्रेणी क्रम में इसको जोड़ा गया है, जिससे C1 की पहली प्लेट +Q आवेश उत्पन्न करती है तथा दूसरी प्लेट प्रेरण क्रिया के कारण आंतरिक सतह पर -Q तथा बाह्य सतह पर +Q आवेश उत्पन्न होता है। क्योंकि C1 की दूसरी प्लेट C2 की पहली प्लेट से संयोजित है, अतः C1 की दूसरी प्लेट का +Q आवेश C2 पहली प्लेट पर स्थानांतरित हो जाती है। इस प्रकार प्रत्येक संधारित्र समान आवेश से आवेशित हो जाती है। अतः संधारित्र श्रेणी क्रम में प्रत्येक संधारित्र की आवेश की मात्राएं कैसी होनी चाहिए, समान होगी, चाहे उनकी धारिताएं कुछ भी हों। धारिताएं भिन्न भिन्न होने के कारण इनकी प्लेटों के मध्य विभवांतर भिन्न भिन्न होता है। यदि संधारित्र की प्लेटों के मध्य विभवांतर क्रमशः क्या है, B1 B2 या B3 हो तो B1 बराबर क्या हो जाएगा, B1 बराबर Q यानी आवेश C1, B2 बराबर Q C2 तथा B3 बराबर क्या हो जाएगा, Q C3। तो अब पूरे संयोजन के लिए विभवांतर क्या है, B है। तो B बराबर क्या हो जाएगा, B1 धन B2 धन B3, यानी जितने भी आपने संधारित्र ऐड किए हैं उसके मान हो जाएंगे। तो B बराबर B1 B2। यदि संयोजन की तुल्य धारिता C है तो यहाँ पर C1 C2 का भी मान हट करके C हो जाएगा। अतः P बराबर क्या हो जाएगा, QC। अब समीकरण 1 3 2 में देखिए, समीकरण 1 2 और 3 का मान रखने पर, तो आप सभी का मान रखेंगे तो 1/C1 धन 1/C2 धन 1/C2 1/C3 ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका व्यंजक प्राप्त हो जाएगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन है, आपेक्षिक चुंबकशीलता चुंबकशीलता तथा चुंबकीय विद्युत प्रकृति से आप क्या समझते हैं।
अपेक्षिक चुंबकशीलता देखिए क्या है। अपेक्षिक चुंबकशीलता किसी पदार्थ की चुंबकशीलता म्यू तथा निर्वात की चुंबकशीलता नॉट म्यू नॉट के अनुपात को अपेक्षिक चुंबकशीलता कहते हैं। इसे म्यू आर से प्रदर्शित करते हैं। म्यू आर बराबर म्यू बाई म्यू नॉट। ये अब चुंबकशीलता क्या है कि चुंबकीय पदार्थ के अंदर उत्पन्न चुंबकीय प्रेरण बी तथा चुंबकन क्षेत्र की तीव्रता एच के अनुपात को उस पदार्थ की चुंबकशीलता कहते हैं। इसे म्यू से प्रदर्शित करते हैं। म्यू बराबर बी बाई एच। इसका मात्रक वेबर प्रति एम्पियर मीटर अथवा न्यूटन एम्पियर स्क्वायर है। नर्म लोहे की चुंबकशीलता स्टील की अपेक्षा अधिक होती है। चुंबकीय प्रवृत्ति देखिए। चुंबकीय सुग्राह्यता किसी चुंबकीय पदार्थ से उत्पन्न होने वाली चुंबकन तीव्रता तथा उसे उत्पन्न करने वाले चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के अनुपात को उस पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति कहते हैं। ठीक है। यह मात्रकहीन राशि है। नर्म लोहे की चुंबकशीलता ये स्टील की अपेक्षा अधिक होती है। लेंस द्वारा प्रकाश के अपवर्तन के लिए न्यूटन का सूत्र x डैश इक्वल टू एफ डैश स्थापित कीजिए। तो ये देखिए न्यूटन का सूत्र। माना एक वस्तु वो डैश लेंस के मुख्य अक्ष पर बाईं ओर लंबवत रखी गई है। बिंदु वो डैश से चलने वाली आपतित किरण वो डैश एम जो मुख्य अक्ष के समांतर है अपवर्तन के पश्चात लेंस के द्वितीय फोकस एफ से होकर के जाती है। दूसरी किरण वो जे लेंस के प्रथम फोकस एफ से गुजरती है अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। दोनों किरणें बिंदु आई पर मिलती हैं जो वो डैश का वास्तविक प्रतिबिंब आई डैश के मुख्य अक्ष पर खींचा गया तथा आई डैश वस्तु वो डैश पर पूर्ण प्रतिबिंब होता है जो कि द्वितीय फोकस एफ के दाईं ओर बनता है। ये देखिए। ठीक है। ये किरण आरेख बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसको देखेंगे, सूत्र लगाते जाएं। ये देखिए समीकरण 3 यही न्यूटन का सूत्र है। अब लेंस के दोनों ओर माध्यम समान होता है। ये अब दृश्यक लेंस की फोकस दूरी इतना है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है खंडैया का एक प्रिज्म जिसका अपवर्तनांक कोण 30 अंश है √2 अपवर्तनांक के पदार्थ से बना है। इसके एक अपवर्तनांक पृष्ठ पर चांदी की कलाई कर दी गई है। दूसरे पृष्ठ पर प्रकाश की किरण किस कोण पर आपतित हो कि प्रिज्म के अपवर्तन तथा कलाई वाले पृष्ठ से परावर्तन के पश्चात किरण अपने पूर्व पथ पर वापस लौट जाए। तो ये देखिए दिया है प्रिज्म का अपवर्तनांक कोण ये बराबर 30 अंश। प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक म्यू बराबर √2। प्रकाश की किरण प्रिज्म के अपवर्तन पर कलाई वाले पृष्ठ से अपवर्तन के पश्चात अपने पूर्व के पथ पर तभी लौटेगी जब वो कलाई पृष्ठ लंबवत आपतित हो। इस स्थिति में ये मान आपका ये क्यू आर बराबर 90 अंश, कोण आर ए क्यू बराबर 30 अंश। ये मान इतना हो जाएगा। ये आपका फिगर है। आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपतन कोण का अभीष्ट मान 45 अंश होगा। अथवा कह रहा है व्यतिकरण तथा विवर्तन में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो व्यतिकरण तथा विवर्तन में अंतर देखिए। दो क्लास संबद्ध स्रोतों से आने वाली पहले में अंतर देखिए क्या है कि दो क्लास संबंधों से आने वाले प्रकाश तरंगों के अध्यारोपण से व्यतिकरण प्राप्त होता है। और यहाँ देखिए एक ही तरंगाग्र के विभिन्न बिंदुओं से आने वाली द्वितीयक तरंगिकाओं के अध्यारोपण के विवर्तन से प्राप्त होता है। व्यतिकरण प्रिज्मों की चौड़ाई समान हो सकती है अथवा
नहीं भी हो सकती हैं, लेकिन इसमें क्या है, विवर्तन फ्रिंजों की चौड़ाई कभी भी समान नहीं हो सकती। तीसरा देखा, इसमें बताया गया व्यतिकरण प्रतिरूप में प्रतिदीप्त फ्रिंजों की तीव्रता समान होती है और प्रतिबिंब प्रतिबिंबों में मुख्य उच्चस्त दोनों और दीप्त फ्रिंजों की तीव्रता लगातार घटती जाती है। तो ये है आपका मतलब ये है डिफरेंस, आपको याद करने हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है 5500 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य की इतना सेंटीमीटर चौड़ाई पर क्षेत्र के लंबवत आपतित है। केंद्रीय उभयनिष्ठ के किसी और प्रथम दो निम्ननिष्ठों की कोणीय स्थितियों की गणना कीजिए। तो ये बराबर ये आपका मान आ गया। अगला क्वेश्चन है हाइड्रोजन परमाणु के प्रथम बोर कक्षा में इलेक्ट्रॉन के वेग ज्ञात कीजिए। यदि इस कक्षा की त्रिज्या 0.53 एंगस्ट्रॉम हो तो इस कक्षा को में चक्कर पूरा लगाने में इलेक्ट्रॉन को कितना समय लगेगा। E= मान दिया गया है, कूलाम आपको दिया गया है, बताइए। तो देखिए, इलेक्ट्रॉन की वृत्तीय गति के लिए आवश्यक अपकेंद्र बल नाभिक द्वारा इलेक्ट्रॉन पर कूलाम आकर्षण बल द्वारा प्रदान होता है। तो MEB²/r=1/4πε0 तो बी स्क्वायर बराबर, तो बी स्क्वायर करेंगे तो आर इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा ये B²=E²/4πε0 आप सभी का मान रख देंगे, ये मान रखेंगे तो इसका मान आपका ये आ जाएगा B बराबर कितना आया 2.2 इंटू 10⁶ मीटर पर सेकेंड। इलेक्ट्रॉन को एक चक्कर लगाने में कुल समय कितना लगता है, इतना समय लगता है, ये मान आप रखेंगे। तो इलेक्ट्रॉन का अभीष्ट वेग ये इतना है आपका 2.2 इंटू 10⁶ मीटर पर सेकेंड, तथा इसे पूरा चक्कर लगाने में कितना समय लगेगा 1.5 × 10⁻⁻16 सेकेंड। अथवा आपसे पूछा जा रहा है नाभिकीय संलयन और विखंडन में अंतर। नाभिकीय संलयन और विखंडन में अंतर है और बताया गया है कि 200 मेगावाट श्रेणी के नाभिक में नाभिकीय संलयन अभिक्रिया इतना है। यदि रिएक्टर में इतना उपरोक्त 25% दक्षता से प्रयुक्त होती है तो कितने ग्राम ड्यूटेरियम ईंधन की प्रतिदिन आवश्यकता होती है। तो पहले संलयन और विखंडन में अंतर स्पष्ट कर लीजिए। देखिए, नाभिक विखंडन अभिक्रिया और संलयन अभिक्रिया। तो विखंडन अभिक्रिया यानी भारी नाभिक होता है और संलयन अभिक्रिया हल्के होते हैं। संलयन का अर्थ होता है आपस में संयुग्मन होना, जुड़ना, और विखंडन का अर्थ होता है आपस में विघटित होना, टूटना। तो जो बड़ा पिंड होता है वही तो टूटेगा और इसमें हल्के नाभिक जो है आपस में जुड़ जाएंगे। पहला देखिए, पहला बताया गया कि ये क्रिया भारी नाभिक में होती है और ये क्रिया हल्के नाभिक में होती है। यह साधारण ताप पर संभव है, लेकिन यह क्रिया साधारण ताप पर संभव नहीं है। इस क्रिया में लगभग 200 मेगा इलेक्ट्रॉन ऊर्जा उत्पन्न होती है। इसमें 21.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा उत्पन्न होती है। इस क्रिया में उत्पन्न ऊर्जा प्रतिशत कम होती है और इसमें प्रतिशत क्रिया अधिक होती है। इस क्रिया को नियंत्रित किया जा सकता है, लेकिन इसको नियंत्रित नहीं किया जा सकता। इस क्रिया में भारी नाभिक हल्के नाभिकों में टूट जाते हैं और यह क्रिया हल्के नाभिकों को संयोग करके भारी नाभिक बना लेती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है परिमित लंबाई की ऋजुरेखीय धारावाही चालक के कारण उत्पन्न क्षेत्र का व्यंजक प्राप्त कीजिए। देखिए, माना ये भी एक धारावाही चालक है जिसमें I वैद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, जिसके कारण किसी बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण एवं दिशा ज्ञात करनी है। माना चालक से बिंदु P की लंबिक दूरी
वो पी। देखिए ये फिगर आप पहले देख लें, इस फिगर को बना करके आपको दिखाया गया है। दूरी OP बराबर R है। अब बिंदु वो से x की दूरी पर एक अल्पांश dx लेते हैं, जहां वो सी x डेल्टा CPO बराबर अल्फा। यदि अल्पांश dx की बिंदु P से दूरी स्मॉल r हो और CP की दिशा में एकांक सदिश r हो, तो बाउ-सेवर्ट के नियम से आप देखिए ये याद कर सकते हैं। बाउ-सेवर्ट के नियम से जिसकी चुंबकीय दूरी आपकी इतनी है, जिसकी दिशा देखिए ये है। देखिए कैलकुलेट करते जाएं, क्योंकि कैलकुलेट करना आपका धर्म है, आपका कर्तव्य है, आप करते जाएं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि एक समान बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारा लूप में बल युग्म का बल आघूर्ण निम्न होता है। टाउ बराबर NIAB sin थीटा। ये आपको सिद्ध करके दिखाने हैं। जी, एक धारावाही लूप को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो उस धारावाही लूप पर चुंबकीय बल कार्य करता है, जिसकी दिशा का ज्ञान फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार किया जाता है। चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाही लूप पर कार्यरत परिणामी बल का मान शून्य होता है, परंतु इस कार्य पर कार्यरत बल आघूर्ण का मान शून्य नहीं होता है। माना n लंबाई b चौड़ाई का एक आयताकार लूप ABCD बना है। ये तो चुंबकीय क्षेत्र B में लटका है। माना किसी समय लूप में तल के लंबवत रेखा चुंबकीय क्षेत्र B की दिशा थीटा कोण बनाती है तथा लूप में धारा I तथा लूप में प्रत्येक भुजा पर एक बल कार्य करती है। ये देखिए आप इसकी पूरी थ्योरी देख लेंगे। ये अंतिम में आपको मिला, ये मान आपको प्राप्त हो गया। ठीक है, अगला ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, लेंज का नियम। क्या है लेंज का नियम? लिखिए, क्या यह ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर का पालन करता है? तो ये आपको बताना। लेंज का नियम किसी परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल अथवा प्रेरित धारा की दिशा सदैव ऐसी होती है कि उस कारण का विरोध करती है जिससे वह स्वयं उत्पन्न होती है। जब एक चुंबक का n ध्रुव किसी कुंडली की ओर जाता है तो प्रेरित धारा उस दिशा में बहती है ताकि वह चुंबक के कुंडली की ओर आने का विरोध कर सके। यह केवल तभी संभव है जबकि चुंबक के निकट वाला सिरा उत्तरी ध्रुव की भांति व्यवहार करे, जो कि कुंडली में वामावर्त के कारण उत्पन्न होता है। अतः दो समान ध्रुवों के बीच प्रतिकर्षण चुंबक की कुंडली की ओर गति का विरोध करता है। ठीक है, ये है आपका। अगला क्वेश्चन है, एक कुंडली को जिसका प्रेरकत्व 0.50 हेनरी तथा प्रतिरोध 100 ओम है, 240 वोल्ट तथा 50 हर्ट्ज की एक आपूर्ति से जोड़ा गया है। कुंडली में अधिकतम धारा कितनी होगी? वोल्टेज शीर्ष एवं धारा शीर्ष के बीच की पश्चता क्या किया जाएगा? तो देखिए दिया है प्रेरकत्व आपका L बराबर इतना, प्रतिरोध R बराबर इतना, वोल्टेज में RMS बराबर आपको 240 वोल्ट दिया गया है। तो पहला ज्ञात करना आपको परिपथ में प्रतिबाधा। तो इसके लिए सूत्र आपका Z बराबर √L स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर। ठीक है, ये मान आप रख देंगे, ये मान आपका निकल आएगा। दूसरा कह रहा है समय पश्चता का सूत्र T = 5 ओमेगा, तो T5 इसका भी सूत्र रखेंगे आप, तो है ना, और आप सूत्र पर उसका मान रख देंगे तो इसका मान निकल आएगा ये। ठीक है, ये मान आपका निकल आएगा। ठीक है, तो बच्चों ये वीडियो आपका बस यहीं पर समाप्त हुआ। हम मिलते हैं आपको अगले वीडियो में।
ये देखिए ये आपका हो जाएगा। हम फिर मिलेंगे आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, सुबह खैर। आप अपने पढ़ाई को भी तेज़ी रखें, क्योंकि ये परीक्षा अब आपको आपके परीक्षा में बहुत ही कम समय बचा है, ताकि आप कम सोएं, कम खाएं और जल्दी से अपनी पढ़ाई पर मतलब मजबूती पकड़ें और अपनी परीक्षा को सफल बनाएं। ठीक है, जय हिंद।